मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज आज़ादी की लड़ाई की कहानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इससे पहले हम लोग 1940 के भारत तक पहुंच चुके थे। 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1947 तक की जो महागाथा है उसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी आज़ादी थोड़ी सी हल्की फुल्की रहेगी। हम लोगों का उद्देश्य था कि इनकी मेन जो घटनाएं हैं उनको सरसी निगाह से देख लें, समझ लें। हम जाने तो कि वतन की राह में जो नौजवान चले हैं वो राह कैसी थी। कोई मूवी हम देखते हैं, अगर स्टोरी पता चल जाती है तो देखना और अच्छा लगता है, और फिर इसी आधार पर चूँकि बार बार आप सुनेंगे तब ये तैयार होगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे और फिर बाकी चीज़ें इसके बाद हम शुरू करेंगे। कई तरीके से इसकी सीरीज़ हम चलाएंगे जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। एग्ज़ाम आपका चाहे कोई भी हो, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में इक्वल क्वेश्चन बनते हैं। पिछले क्लास में आपने जो सुना और पढ़ा था और समझा था वो ये है कि कांग्रेस का त्रिपुटी संकट हो चुका था। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया था। फावर ब्लॉक संस्था उन्होंने बना ली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल आ गया था। वो हिटलर और जापान की सहायता मांगने के लिए भारत से निकल चुके थे। इधर भारत के अंदर की अगर हम बात करें तो गतिरोध इधर भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल होना, कांग्रेस की सरकारों का त्यागपत्र दे देना, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से अलग होना, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुस्लिम लीग के लिए गुडविल के रूप में आया। उनको ये अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे का जो दुख होता है और दूसरे का सुख होता है, हम लोग अधिकतर इसलिए नहीं परेशान होते हैं कि हम दुखी हैं, हम इसलिए परेशान होते हैं हमारा सामने वाला हमसे ज़्यादा सुखी है। इसी आधार पर मुस्लिम लीग की यही मानसिकता थी। तो कांग्रेस के अंदर के जो गतिरोध थे वो उनके लिए पॉजिटिव थे, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और इससे अच्छा माहौल देखने को मिला नहीं। तो मार्च 1940 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और लाहौर अधिवेशन के रूप में इसको माना जाता है। और इसी अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा और यहीं से कहा पाकिस्तान हमारा है। तो क्वेश्चन बनता है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान की मांग कब, किसने और कहाँ की। तो पाकिस्तान की मांग वाई जिन्ना, मार्च 1940 इन लाहौर। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, बाकी डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी केवल सुनना है। पाकिस्तान के जनक के रूप में तो फादर ऑफ पाकिस्तान चौधरी रहमत अली का नाम लिया जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वो छात्र थे। उन्होंने एक पम्पलेट निकाला था, एक आर्टिकल लिखा था, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी में उन्होंने भारत के जो मुस्लिम क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए अलग क्षेत्र की बात की थी। उन्हीं में एक शब्द दिया था पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान से बलूचिस्तान बराबर पाकिस्तान। और बाद में इसी को भारत की सरजमी पर जिन्ना ने मांगा। यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे। पाकिस्तान की पहली मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने की, तो रहमत अली ने लंदन में, और भारत में किसने की 40 में, जिन्ना ने लाहौर में। इतना दोनों में अंतर है। इधर पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई। इसी बीच भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने भारतीयों को एक ऑफ़र दिया, एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया। उसी को हम पढ़ते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त के इवेंट में हमने इसको रखा है, अगस्त प्रस्ताव। ये आपका आया था 8 अगस्त 1940। इस प्रस्ताव में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब, किसने और क्यों प्रेजेंट किया। तो इसमें भारतीयों का सपोर्ट लेना, युद्ध में उनको शामिल करना, उनका समर्थन लेना। लेकिन हम उनके जहाँ से भी नहीं आए, हमने इस प्रस्ताव का बायकॉट किया। यानी अंग्रेज अभी भी भारतीयों को जोड़ने में सफल नहीं हो पाए। इसी बीच इसी साल की अगली घटना, जो एक वर्ष में कई इवेंट मिलती, जैसे 1939 में आपने पढ़ा था सरकारों का रिजाइन, सुभाष चंद्र बोस का विवाद, त्रिपुटी संकट, फावर ब्लॉक। ऐसे ही 40 में मुस्लिम लीग का लाहौर का अधिवेशन होना, अगस्त प्रस्ताव का होना। अब इस वर्ष के अंत में आते हैं एक छोटे से आंदोलन पर जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट। यह आंदोलन महात्मा गांधी का है। गांधी की राजनीतिक पारी 1930, 31, 32 के बाद कह सकते हैं बंद हो गई थी। जैसे 22 से 30 तक
गांधी जी की पारी चली, बीच में गैप आया। अब 32 में जब सबने आंदोलन का क्लोज हुआ, अब 40 आ गया था। गांधी जी भी चाहते थे अपने आंदोलन को एक धार दें, तो ये उनका अपना आंदोलन है जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसको जेल भरो आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर लोगों ने इसमें गिरफ्तारियाँ दी थी। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, और इसी को हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन में एक व्यक्ति को सदस्य बनना होता था। पहले सत्याग्रही या पहले सदस्य जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में आए उनका नाम था विनोबा भावे, जो भूदान आंदोलन के पिता हैं। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त। इस तरीके से ये आंदोलन रनिंग में हुआ। लेकिन अभी आंदोलन में वो आँच गर्मी नहीं थी, इसलिए ये आंदोलन उतना जनप्रिय लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसी बीच भारतीयों का समर्थन लेने के लिए कृषि मिशन भारत में आया। कृषि मिशन भारत में मार्च में आया था, मार्च 1942, और कैबिनेट मिशन भी मार्च में आया था। एम फॉर मिशन, एम फॉर मार्च, जितने मिशन हैं लगभग मार्च में ही आए। तो कृषि मिशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चन है अगर उन्हीं को हम जोड़ कर समझाएं तो 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो थीम भी समझ में आ जाएगी, जो आया है वो भी समझ में आ जाएगा। कृषि मिशन ने एक यूनियन, एक संघ बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत भी रहेंगे, और उसमें ये भी कहा कि भारत में एक संविधान सभा होगी जो मिलजुल के बनेगी। बस इसमें कमी ये थी कि कृषि मिशन ने ये प्रस्ताव दिया कि कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो संघ का सदस्य नहीं बनना चाहता है, वो अपने को सेपरेट कर सकता है, अलग कर सकता है। यानी ये घर में सब लोग मिलकर रहें, और हम ये ऑफर कर दें कि अगर आप घर में नहीं रहना चाहते हैं तो अपना अलग घर बसा सकते हैं, अलग दुनिया बना सकते हैं। ये साफ साफ इशारा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की तरफ था। यही वजह थी कि इसका कांग्रेस ने बायकॉट किया। कृषि मिशन के प्रस्ताव बहुत अच्छे थे, लेकिन सारी मांगें पूरी कब होंगी? युद्ध के बाद, जब हम जीतेंगे। इसीलिए कृषि मिशन का विरोध महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने कहा कृषि मिशन इज ए पोस्ट डेटेड चेक। ये एक उत्तरतिथि चेक है, बैंक का ऐसा चेक जिसका पेमेंट हम आगे करेंगे। नेहरू जी ने इसमें एक पंक्ति और जोड़ दी, ये एक दिवालिया बैंक के नाम पर लिखा गया चेक है, ऑन ए फेल्योर बैंक। तो इस आधार पर ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर चेक आता है पोस्ट डेटेड तो भाई गांधी जी, फेल्योर बैंक, दिवालिया बैंक आता है तो जवाहरलाल नेहरू। तो कृषि मिशन आया और गया। इसी बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था। अंग्रेज़ों ने कहीं भी नहीं ये शो किया कि हम भारत से अलग होंगे। भारतीय जन समुदाय यही समझ रहा था कि अंग्रेज अब भारत से हट जाएंगे। यही वजह थी कि वो गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलन में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इधर बढ़ती महंगाई के कारण वस्तुएं मार्केट में आ नहीं पा रही थी, तो पब्लिक अंदर से परेशान थी। इसी बीच ये लग गया कि अब हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस लड़ाई का नाम हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आज़ादी की ये अंतिम सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, और 1942 से 1945 तक ये हमारा आंदोलन चला। और इस आंदोलन से कई अच्छे अच्छे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इसकी फ्रेमिंग हम ओरल कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध सबसे पहले पॉइंट बनता है, इसके टाइटल कौन कौन से, इसके क्या क्या उपनाम है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति, अगस्त रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको, अगस्त, क्योंकि ये 8-9 अगस्त को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लीडर लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, नेतृत्व विहीन क्रांति, क्योंकि इसके जितने भी नायक थे वो ऑपरेशन 0 आवर के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्योंकि जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन 0, और सभी नेताओं को अलग अलग स्थानों पर अरेस्ट किया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में, किसी को अहमदनगर में, किसी को वाकुड़ी जेल में, किसी को पटना की जेल में, किसी को हजारीबाग की जेल में, और कुछ लोग जेल से फरार भी हुआ जैसे जयप्रकाश नारायण। कुछ जेल के अंदर ही रहे जैसे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी वगैरह। तो ये आंदोलन इसलिए फेमस है। यही वजह थी कि इसका कोई नायक नहीं है, जनता ही नायक है। यही वजह है इसको लीडर लेस रिवॉल्यूशन या सेल्फ रिचार्ज, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन भी कहते हैं। क्योंकि पब्लिक मैच्योर हो चुकी थी, उसको पता चल गया था कि अब क्रिकेट की पिच पे गांधी जी नहीं खेलेंगे, अब हमें अपनी पारी खुद खेलनी पड़ेगी। और यही वजह थी कि अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत वर्धन, मीनू मसानी, उषा मेहता जैसे लोगों ने इस आंदोलन में शिरकत की और एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भूमिगत आंदोलन, अंडरग्राउंड मूवमेंट,
जो इस आंदोलन की विशेषता है। जैसे इसके पहले क्लास में हमने बताया था कि दांडी मार्च, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन की इवेंट हैं, वैसे ही इस आंदोलन की भी कई इवेंट्स हैं। अब इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, आप 4 मूवी देखते हैं, हर मूवी की अपनी कहानी होती है, उसकी अपनी स्टोरी होती है। स्टोरी के आधार पर, कहानी के आधार पर हम उसको अलग कर सकते हैं। शोले मूवी देखेंगे तो उसके अलग डायलॉग होंगे, उसकी अलग कहानी होगी। बाहुबली देखेंगे तो उसकी अलग होगी। अब क्वेश्चन एग्जाम ऐसे बनते हैं जैसे डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने कब और कहाँ दिया, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं भारत की बालू से कांग्रेस जैसी संस्थाओं को बनाऊंगा, हम 1 वर्ष के अंदर आज़ाद होंगे। ये सब अलग अलग इवेंट्स की कथन या स्टेटमेंट है। ये सिनेमा में भी होता है और यही तरीके से इसको पढ़ें तो आसानी से चीज़ें निकल आएंगी। अब यही क्वेश्चन आ जाए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कथन किसने कब और कहाँ बोला? तो सबको पता है, दामनी में सनी देओल ने बोला, ये हाथ हमको दे ठाकुर। किसके हाथ, कौन देगा, कहाँ देगा? शोले मूवी में गब्बर और काली आपका ठाकुर। यही चीज़ यहाँ पर भी है। क्वेश्चन आ जाए करो या मरो का नारा किसने दिया था, हम 1 वर्ष के अंदर आज़ाद होंगे। तो हर इवेंट की अपनी कहानी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनकी जो थ्योरी कहानी है वो दिमाग में रखें। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेंगे कि भूमिगत आंदोलन, अंडरग्राउंड मूवमेंट किस महत्वपूर्ण घटना की घटनाएं हैं? तो क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से 4 इवेंट दी होंगी, मैचिंग करने से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि ये सब आपको आता नहीं। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को वैसे समझें जैसे ये हैं, हमारा भी काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका भी। कहाँ तक हम लिखेंगे, सब कुछ किताबों में लिखा है, बस उनको पढ़ना कैसे है ये ज़्यादा ज़रूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगली इवेंट है समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स, जो जनता ने अंग्रेज़ों के विरोध में चलाई जगह जगह। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे ने शुरू की, जो सबसे छोटी मानी जाती है। 2 से 3 दिन तक ये चल पाई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर फिर अपना सिस्टम बनाया। ऐसे महाराष्ट्र में सतारा सरकार, जो सबसे लंबे समय तक चली। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल, बंगाल प्रांत कह सकते हैं, तामलुक सरकार, जाति सरकार या मिदनापुर की सरकार बनी। ऐसे तलचर में भी कुछ सरकारें बनी। ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसी बीच 1945 का भारत आया, ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और इधर लिन लिथगो की जगह वेबल भारत के नए गवर्नर जनरल बने और चर्चिल की जगह एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। एक तो उधर सत्ता परिवर्तन हुआ, इधर भारत में गवर्नर जनरल में परिवर्तन हुआ। लॉर्ड वेबल और एटली दोनों की सोच भारतीयों के प्रति थोड़ी सी लिबरल थी, जबकि लिन लिथगो और चर्चिल की सोच थोड़ी सी अटैक्टिव थी, आक्रामक थी। तो एटली भी चाहते थे कि अब भारतीयों का कुछ किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारतीयों की तरफ था। लगभग देश ये चाहते थे कि अब भारत को कुछ आज़ादी मिले और यही वजह थी कि भारत में लॉर्ड वेबल गवर्नर जनरल बन के आए। उन्होंने एक प्लान बनाया कि सभी नेताओं को एक जगह बुला करके एक मीटिंग की जाए। उस मीटिंग का नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस। उसी प्लान के तहत ये था कि एक काउंसिल बनाई जाए जिसमें सभी भारतीय होंगे और मिलजुल के ये तय करें कि आगे क्या होगा। इसी को बोलते हैं वेबल की योजना, जो 14 जून 1945 को हुई थी। उसी प्लान के अकॉर्डिंग 25 जून, ये ध्यान रखना है कि दोनों घटनाएं जून में हैं, 14 जून और 25 जून आगे लिख देंगे हम। तो पहले वेबल का प्लान आएगा, फिर शिमला में कॉन्फ्रेंस होगा 25 जून 1945। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इतिहास में सबसे पहले आप ईयर को पकड़ें, फिर मंथ को, फिर डेट को। जैसे अब लिथगो आते हैं अगस्त तो 40 होगा, क्रिप्स आ जाए तो 42 होगा, वेबल आए तो 45 होगा, माउंटबेटन आए तो 47 होगा, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आए तो 44 होगा। और इसमें हमने बीच में साइलेंट कर दिया है, आगे बताएंगे। तो शिमला सम्मेलन हुआ, कांग्रेस की तरफ से मौलाना आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी शिमला तो गए लेकिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तो कई ऐसी गलतियां थी जो उसमें हुई। मुस्लिम वर्ग को लेकर के जिन्ना की जो संकीर्ण मानसिकता थी, उसी के कारण ये सम्मेलन टाइम फिक्स हो गया। ऐसी स्थिति में हम जैसे थे फिर उसी हालात पे आ गए। इसी बीच 1 साल और आगे बीता।
भारतीय सेना में असंतोष सैनिकों में पहले से ही था, रंग, जाति, शैली, वेतन को लेकर के। इसी बीच जब हमारा आंदोलन ड्रॉप हुआ, हम सफल नहीं हो पाए, बात भी नहीं हो पाई, तो सैनिकों ने वही काम किया जो मंगल पांडे के समय सैनिकों ने किया था। मुंबई में एक फेमस वाटर शिप है, जहाज़ है जिसका नाम है तलवार। तलवार के सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किया। इसी को हम बोलते हैं शाही नौसेना विद्रोह, या इंग्लिश में रॉयल नेवी रिवोल्ट, जो फैब 1946 में हुआ था। तलवार जहाज़ के सैनिकों ने इसमें बगावत की और धीरे धीरे जितने भी हमारे कोस्ट के बाकी बंदरगाह थे, जैसे कराची, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, चेन्नई, यहाँ पर भी इस विद्रोह की आंच पहुँची। अंग्रेज़ों ने भी पूरी तैयारी कर ली थी कि सैनिकों को हम दबाएंगे और किस तरीके से इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इधर कैबिनेट मिशन भारत में आने को तैयार हो गया था। इधर सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी। तो हमारे जितने भी राजनेता थे वो नहीं चाहते थे एक नई मुसीबत तैयार हो। इसीलिए सरदार पटेल ने बहुत दूरदर्शिता का परिचय दिया और तलवार जहाज़ पर जाकर के उन्होंने सैनिकों को मनाने का प्रयास किया, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भी ये काम किया, और इसी आधार पर शाही नौसेना विद्रोह शांति से शांत हो गया। नहीं तो बहुत बड़ा गदर हो जाता। इससे यही 2-4 क्वेश्चन बनते हैं कि रॉयल नेवी रिवोल्ट कब, कहाँ, किसमें और क्यों हुआ था। तो मुंबई में हुआ था, तलवार जहाज़ था। कैबिनेट मिशन से पहले हुआ था और शिमला सम्मेलन के बाद में हुआ था। तो कैबिनेट मिशन मार्च में आता है, इसको फरवरी मान लो, तो क्रम भी दिमाग में बैठेगा। इसके बाद अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण इवेंट पर, वो है कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा। बहुत फेमस मिशन है, संविधान में भी इसको आप पढ़ेंगे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत में आए थे। उसी को बोलते हैं मिशन ऑफ एटली कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे मेंबर थे क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय दल भारत में आया था और जिसका मेन काम था भारतीयों को आगे ला करके वार्ता करना और आगे का एक सही सॉल्यूशन निकालना, समाधान खोजना। और इस मिशन ने कांग्रेस से मुलाकात की, मुस्लिम लीग से मुलाकात की, और इस मिशन के कई प्रस्ताव हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। कैबिनेट मिशन ने सबसे पहला प्रस्ताव यही दिया कि भारत में एक संघ हो जो ब्रिटिश प्रांतों का और रियासतों का होगा। बिल्कुल यही प्रस्ताव क्रिस मिशन ने भी दिया था। बस अंतर इतना है कि क्रिस मिशन ने पृथकीकरण का सिद्धांत लगाया कि कोई चाहे तो अलग हो सकता है। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसी के आधार पर भारत में एक संघ होगा। उस संघ की एक संविधान सभा होगी। जो 1945 में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें एक पॉइंट और मिस हो रहा है। 1945 में भारत में दूसरे प्रांतीय चुनाव हुए थे जो एटली ने करवाए थे। तो उसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके जो एमएलए और विधायक थे, उन्हीं विधायकों ने, सदस्यों ने संविधान सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। तो कैबिनेट मिशन का सबसे पहला प्रस्ताव यह था कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और संविधान सभा में इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे और प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी आधार पर इसको तैयार किया जाए। और बाद में संविधान सभा के चुनाव भी शुरू हुए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रिजर्व की गई। और बाकी संविधान सभा के इलेक्शन कैसे हुए, कितनी सीटें थीं, किस टाइप की थीं, इसके लिए जब हम संविधान का एक लेसन पढ़ाएंगे, संविधान सभा का गठन, मेकिंग ऑफ असेंबली, तब हम उस पर इसको बता पाएंगे। और इसी मिशन का अगला प्रस्ताव था भारत में अंतरिम मिनिस्ट्री, अंतरिम सरकार का गठन हो जो गवर्नर जनरल के साथ मिलकर के भारत को चलाए। तो ये सरकार भी अगस्त में तैयार हो गई थी। कांग्रेस के 11 मेंबर इसमें थे, बाद में जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग के मेंबर भी शामिल हुए। पहले तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का और अंतिम सरकार का विरोध किया। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने उसी के विरोध में डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटना को अंजाम दिया। वो घटना हमने यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन ये सब जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे उसी के अंदर के एक पॉइंट है, क्योंकि इतिहास में इतने फैक्ट्स हैं। जलती लकड़ी के समान है, एक ठहरे हुए पानी के समान है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारेंगे तो लहरें उठेंगी, जलती हुई लकड़ी को पीटेंगे दीवार पर तो ढेर सारी चिंगारियाँ निकलेंगी, वैसे साइलेंट होती हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है। इस विषय को छेड़ेंगे तो ढेर सारे पॉइंट निकलेंगे, उसमें कितने लेने हैं, कितने छोड़ने हैं। तो अभी केवल हम एक एक जो थीम है उसी को शो कर रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन से ही जुड़ी ये घटना है। 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इतिहास का ये सबसे खराब दिन है। इसको माना जाता है डेट
वाज वेरी बैड। बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में, नोआखली जैसे प्लेस में हज़ारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया, लूटा गया, पीटा गया, मारा गया, और केवल इसलिए कि जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता पहले थी, अब वो सांप्रदायिकता में कन्वर्ट हो गई थी। जिन्ना का द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत था वो आड़े आ गया था, और इसी आधार पर उन्होंने कहा जब तक कांग्रेस विभाजन को स्वीकार नहीं करेगी तब तक हम अपना आंदोलन चलाएंगे। सीधी आंख उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम उंगली टेढ़ी कर देंगे। उसी टेढ़ी उंगली का नाम है डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। महात्मा गांधी के प्रयास से ये दंगे शांत हुए। उन्होंने दंगा स्थलों पर जाकर के घायल लोग थे उनका उपचार किया और सबको समझाया बुझाया। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हजारों की हमारी सेना जो काम नहीं कर सकी वो काम महात्मा गांधी ने अकेले ही कर दिया, इसलिए क्यों ना इनको वन मैन आ बाउंड्री फोर्स कहा जाए। तो वन मैन आर्मी का ये टाइटल गांधी जी को माउंटबेटन के द्वारा मिला। उसका रीज़न था हिंदू मुस्लिम की एकता को सपोर्ट देने के कारण। देखते देखते 47 आ गया। ये तय हो गया था कि अब भारत का बंटवारा होगा, क्योंकि जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था तो कांग्रेस में से सरदार पटेल जो अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री बनने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू जो उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री बनने वाले थे, और बाकी इनके समर्थकों ने यह साफ साफ कह दिया कि अब जिन्ना पाकिस्तान नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको हम देंगे पाकिस्तान, क्योंकि अगर शरीर में विष है, पॉइजन है, जहर है तो उस अंग को काटेंगे नहीं तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। यही वजह थी कि अब विभाजन के लिए तैयार थे। गांधी जी का जो वर्ग था, सीनियर वर्ग था, वो विभाजन के लिए तैयार नहीं था। गांधी ने पूरी कोशिश की कि विभाजन को टाला जाए, और इसी आधार पर भारत में इटली ने एक अनाउंसमेंट की। इटली का अनाउंसमेंट फरवरी 1947। इस अनाउंसमेंट में ये था कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे, और उसके लिए भारत पाकिस्तान का क्या सलूशन होगा ये विचार करेंगे। जिस दिन ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिस दिन विभाजन की रूपरेखा तैयार हो जाएगी, उस दिन हम भारत को छोड़ेंगे। तो इटली घोषणा फरवरी 1947 में हुई। उस घोषणा में जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र या स्वतंत्रता देने की बात कही। इसी बीच माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। इन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया, उसका नाम है 3 जून की योजना। माउंटबेटन योजना को 3 जून प्लान भी कहते हैं, जो 1947 में आया था। इसलिए माउंटबेटन आए तो 47 लगाएं, कैबिनेट आए तो 46 लगाएं, बेबेल आए तो 45 लगाएं, क्रिप्स आए तो 42 लगाएं। इसमें एक नाम अभी और आएगा, राजगोपालाचारी सर, वो आए तो 44 लगाएं। राजगोपालाचारी जी ने 1944 में एक फार्मूला दिया था, CR फार्मूला। उस फार्मूले में उन्होंने कहा था कि जब घर में भाई भाई के बीच में नहीं बनती है और वो अलग होना चाहते हैं तो पेरेंट्स की कोशिश होनी चाहिए कि बंटवारा शांतिपूर्ण कर दो, जिससे वो अपनी अपनी जगह पर रहें। तो उन्होंने कहा कि आप जनता से वोटिंग कराइए, विभाजन के लिए वो तैयार हैं कि नहीं। अगर वो सब तैयार हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके विभाजन कर दीजिए। तब अधिकतर लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन जब माउंटबेटन योजना आई और भारतीय संविधान अधिनियम बिल पास हुआ तो रेडक्लिफ आयोग बनाया गया। रेडक्लिफ आयोग ने भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच आज जो सीमा रेखा है उसी को हम रेडक्लिफ बोलते हैं। उन्होंने विभाजन के लिए जो फार्मूला अपनाया वो CR फार्मूला ही था। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में विभाजन किस फार्मूले के आधार पर हुआ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला 44। इतने पॉइंट इसमें निकलते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार सभी नेताओं से बात की गई और सभी ने अधूरे मन से पूरे मन से सहमति दी। लंदन की काउंसिल में इसको पास किया गया। रेडक्लिफ आयोग के आधार पर विभाजन हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम से एक नया राष्ट्र बना। मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल राष्ट्रपति बने और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। फाइनली माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, और स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल या वायसराय बने। जून 1948 की घोषणा को फॉलो करने के लिए वो भारत में रुके। उनके जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी CR भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। क्रम में नंबर 2 पर हैं, लेकिन फर्स्ट इंडियन है। और वो तब तक रहे जब तक संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को हमारा पहला राष्ट्रपति नहीं नियुक्त किया गया, निर्वाचित नहीं किया गया। और इसी आधार पर जो हमारे गवर्नर जनरल हैं आज वो हमारे राष्ट्रपति। और इधर संविधान लागू हुआ
तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। सारे एमएलए और एमपी मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और वही प्रक्रिया आज चल रही है। तब से राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित हुए, दूसरी बार संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार जब पहले आम चुनाव हुए तब निर्वाचित हुए। उसी क्रम में आज रामनाथ जी हमारे राष्ट्रपति हैं और वही परंपरा आज चली आ रही है। अब लगभग हो चुका है, 2-4 इवेंट ऐसी हैं जो कहीं कहीं मिस हैं, वो हमने समझाने में बोल दिया। अब चलते चलते अगस्त की जो कुछ इवेंट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अगस्त की कई इवेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे बार बार आपका रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगस्त सब में कॉमन है, ये ध्यान रखना है। अगस्त अनाउंसमेंट 2 हैं। पहली अगस्त अनाउंसमेंट मांडेंक्यू के नाम से 20 अगस्त 1917, तो इसमें 17 ईयर ध्यान रखें। इसी के बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 में अगस्त आंदोलन यानी अशोक आंदोलन शुरू होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये अगस्त मूवमेंट कहलाता है। फिर 1932 पे आ जाइए, मैकडोनाल्ड ने अनाउंसमेंट किया था कि दलितों को हिंदुओं से अलग करेंगे, जो आपने इससे पहले पढ़ा था, तो ये भी अगस्त अनाउंसमेंट है। ये 32 में है, पहली 17 में है। पहली मांटेंक्यू की थी, दूसरी मैकडोनाल्ड की थी। 32 के बाद 40 जब आएगा तो अगस्त प्रस्ताव वाई को, तो ये 3 क्वेश्चन निकलते हैं। 40 के बाद 42 आएगा, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और अशोक आंदोलन को हम आंदोलन कहते हैं। ये 1 अगस्त को शुरू हुआ, ये 9 अगस्त को शुरू हुआ। और अगस्त दिवस सबको पता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। कहीं कहीं डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त को हुआ था उसको भी अगस्त दिवस माना जाता है। अगर ऑप्शन में 15 अगस्त नहीं दिया है तो 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे भी अगस्त के रूप में काम कर जाएगा। इतनी बातें इसमें थी। बाकी सभी लोगों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी मेरे साथ बोलें भारत माता की जय। इस उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।